अब मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। संजय चड्ढा जी एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी संघ विचारक हमारे साथ हैं। संजय जी, पहले तो क्योंकि टेक्निकल पहलुओं को, आप एडवोकेट है, टेक्निकल पहलुओं को बेहतर समझा पाएंगे। दोनों ही मसले मंदिर मस्जिद से जुड़े, क्या अंतर रहा कि एक जगह पर याचिका खारिज कर देता है कोर्ट और दूसरी जगह पर सख्त लहजा दिखाई देता है, ये कहते हुए कि अगर एडवोकेट कमिश्नर चाहें, जहां तक चाहे ताला लगा हो उसे भी खुलवा सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं। अंतर क्या है? देखिए, पहली बात, दोनों मुकदमे में कोई ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स दो रिलीजन से रिलेटेड हैं, जैसा हमने अभी प्रभाकर जी भी कह रहे थे, लेकिन जो वाराणसी का केस है उसमें जैसा आपने 10 पॉइंट्स अपने जो कार्यक्रम में बता रहे हैं, पूर्णतः इस सारी चीज को कवर कर रहा है। देखिए, आदेश न्यायालय का पहले से था कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए, वहां पे वीडियोग्राफी हो। जो मुस्लिम फरकान थे, मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें दिक्कत है, जो अभी जो कोर्ट कमिश्नर है अजय मिश्रा, वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, उनका जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं है। ये एप्लीकेशन का कंटेंट था। कोर्ट ने उस चीज को अस्वीकार किया साथ में, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज करी कोर्ट ने, वो ये किया कि उन्होंने 2 और साथी दे दिए, यानी कि एक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और एक अजय प्रताप सिंह के नाम से सहायक कमिश्नर के रूप में उनको दिया। अब ये तीनों लोग सुबह 8 बजे से 12 बजे तक अगले आने वाले 4-5 दिनों के बीच में उस पूरे एरिया का सर्वे करेंगे, उसकी वीडियोग्राफी करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे जो 17 मई को कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। और जो न्यायालय के सामने जो मुकदमा है उसका ये एक अभिन्न अंग बन जाएगी। और ये एक एविडेंस है, ये एक एविडेंस क्रिएट किया गया है। एविडेंस क्रिएट का मतलब एविडेंस को परोक्ष रूप से कोर्ट के समक्ष रखा गया है। वी आर गवर्न्ड बाय पेपर जस्टिस, जो कि क्योंकि कोर्ट वहां स्वयं जाके तो देख नहीं सकती, एक देखेगी तो भी उसको वीडियोग्राफी या कुछ कागज में बनाना पड़ेगा। हम लोग कागज पेपर जस्टिस से गवर्न होते हैं। तो इस तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट का क्या स्वरूप होगा ये न्यायालय के समक्ष जब उसको डिस्कशन किया जाएगा तब देखा जाएगा क्या है उसका। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो एक और एडिशन किया गया जो संजय जी, लेकिन एक बात, ऐसा लगता है कि आज जो कोर्ट का निर्णय सामने आया, इसमें प्रतिवादी पक्ष के सारे जो शायद मांग थी कि उनकी भावनाओं को एक दायरे के बाद अगर आगे वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाती है तो उनकी आस्था उसको एक तरीके से चोट पहुंचती है, उसमें दखल अंदाजी होगी, ये तमाम चीजें जो है ऐसा लगता है एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। देखिए, आप कह सकते हैं, पूर्णतः तो मैं नहीं कहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी रिलीफ है। उनके लिए क्या रिलीफ है ये मैं बताता हूं। 2 नए कोर्ट कमिश्नर्स का जुड़ना उनके लिए रिलीफ है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो कोर्ट कमिश्नर दुबे जी हैं वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पक्षपात ना हो जाए। अब 2 की जगह 1 की जगह 3 लोगों की रिपोर्ट जब जाएगी तो मुझे लगता है वो एक जो उनके मन में संशय था, उनके मन में जो एक दुविधा थी, वो दुविधा जाएगी। और एक ये हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, उसकी ब्यूटी है। आशा जी, आप इसको अप्रिशिएट करिए। देखिए, किसी पक्ष को कोई किसी चीज से सरोकार नहीं था, वो कह रहे थे कि गलत हो रहा है, तो कोर्ट ने और उसमें मजबूती दी कि 3 लोग अब रिपोर्ट देंगे, तो कहीं पे भी कोई कमी ना रहे। लेकिन अगर हटा ही देते तो उससे फर्क क्या पड़ता? किसको हटा देते? अगर अजय मिश्रा, उनको अगर हटाया ही जाता तो उससे क्या फर्क पड़ता इस केस पर? क्योंकि कोई इस तरह के तथ्य सामने नहीं लाए कि अजय मिश्र जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया। मैंने एक किसी टेलीविजन में, शायद आप ही के चैनल में, उनका इंटरव्यू भी देखा था। उस इंटरव्यू में वो बड़े स्पष्ट रूप से अपनी बातें बता रहे थे, तो ऐसा लगा नहीं कि प्राइमा फेसी कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है प्रोफेसर विशाल मिश्रा को भी अब इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। प्रोफेसर साहब, क्या ये नया अयोध्या मसला फिर एक मंदिर मस्जिद विवाद जो साल दर साल, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, वाराणसी कोर्ट में मसला चल रहा है, आगे अभी लंबी लड़ाई भी इसको लेकर के लड़ी जा सकती है, अभी तो शुरुआत हुई है, फिर क्या एक समानांतर ठीक अयोध्या की तरह वैसा ही एक नया मसला, एक ऐसा एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे जो 2024 तक तो कम से कम इसी तरीके से सुलगाता रहेगा देश में भावनाओं को? नहीं, देखिए आशा जी, यदि आज
ऐतिहासिक भूलों को सुधारने की बात की जा रही है, तो गलत क्या है? और दूसरी बात, यहाँ पर तो कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं की जा रही है। साफ साफ कहा जा रहा है, न्यायालय, संविधान, भारत में संविधान का शासन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है ना, तो उसी का तो पालन किया जा रहा है, उसी के तहत न्यायालय में जाया जा रहा है। न्याय कहाँ मिलेगी? न्यायपालिका में ही मिलेगा, तो न्यायपालिका में ही जाकर तो कहा जा रहा है। और न्यायपालिका संपर्क, विशाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही और आपसे शायद संपर्क भी हमारा टूट गया। दोबारा जैसे ही आते हैं आपकी बात पूरी कराएंगे, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी जैसे ही संपर्क ठीक होता है। लेकिन प्रभाकर, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये मसला हमने अभी देखा, जब दूसरे दिन सर्वे के लिए वहां पर कमिश्नर पहुंचे थे, कोर्ट कमिश्नर, किस तरीके का हंगामा हुआ, अंदर घुसने तक नहीं दिया गया था, वो सारी परिस्थितियां हमने देखी। लेकिन अब क्योंकि शासन पर पूरी जिम्मेदारी होगी, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ कोर्ट कमिश्नर जाएंगे, वहां पर सर्वे कराएंगे 8 से 12 के बीच। लेकिन ये कितना तनाव पैदा कर सकता है, ये संवेदनशील मसला है वाराणसी के लिए। अभी की स्थितियों को देखते हुए ये मसला कितना तनावपूर्ण हो सकता है? आशा, पुलिस की मौजूदगी और प्रशासन की मौजूदगी में हो हल्ला शांत किया जाता है, लेकिन अंदर में जो अविश्वास की खाई चौड़ी हो रही है, उसे कोई भी आदेश से, किसी भी पुलिस व्यवस्था से, कोई भी प्रशासन की व्यवस्था से उसे दूर नहीं किया जा सकता, पाटा नहीं जा सकता। जिस दिन से विवाद की शुरुआत हुई है, उसी दिन से मैं कई लोगों से बात कर रहा हूं और लोगों को ऐसा लग रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय को ऐसा लग रहा है कि शुरुआत कुछ उसी तरह से हुई है जैसे अयोध्या में हुई थी। दोनों में बस मैं जानकारी के लिए बता दूं आशा, कि अयोध्या में जमीन पर स्वामित्व की मांग बाद में की गई थी, पूजा अधिकार की मांग पहले की गई थी। यहाँ पर ज्ञानवापी में मसला थोड़ा सा उलट है, पूजा का अधिकार बाद में मांगा गया और भूमि स्वामित्व की मांग पहले की गई थी, जो मामला हाईकोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट में वो प्रक्रिया अभी लंबित है, जिसमें ये देखना है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये ज्ञानवापी आता है या नहीं आता है, या उससे बार्ड है। लेकिन आशा, हुआ ये है कि जैसे ही विवाद शुरू हुआ, मुस्लिम पक्ष के लोगों के मन में बात आ गई कि अयोध्या की तरह से ज्ञानवापी भी तो गया। ये एक फीलिंग है, एक अविश्वास है लोगों के मन में, और मुझे लगता है कि इस अविश्वास को दूर करने की जो जिम्मेवारी है समाज के संभ्रांत वर्ग के लोगों का, उन लोगों का है, बौद्धिक लोगों का है, कि लोगों को ये समझाया जाए, ये बताया जाए कि ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है और अदालतों की बातें सबको माननी होती हैं। महिलाएं गई अदालत में, अदालत ने कहा ठीक है सर्वे करा लेते हैं, और आपको याद होगा कि सर्वे होने के पहले ही इस तरह की आवाज आने लगी कि हम तो सर्वे नहीं होने देंगे। मतलब ये कि विरोध की शुरुआत वहां से हो गई। दूसरी बात एक और कहूं, ये तो हो गई एक पक्ष की बात, दूसरे पक्ष की बात मैं और कह लेता हूं आशा, कि एक दिन मैंने सुना, अपने ही चैनल पे सुना, कि कोई हिंदू कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो कह रहे थे कि मैं भारी मात्रा में हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि वो बनारस में जुटे। तो इस तरह के आह्वान से और इस तरह की बयानबाजी से, ये एक बहुत ही सामान्य कानूनी प्रक्रिया का मसला है, इसको और हवा देने की कोशिश की जा रही है, और इसी से भय लगता है, इसी से डर लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि केवल आइसोलेशन में बनारस की बात नहीं है, ज्ञानवापी का नहीं है, मथुरा में भी वही हो रहा है, दिल्ली में भी आपने देखा कि कुतुब मीनार में भी इस तरह का दावा किया गया, दिल्ली की अदालत में मामला वहां भी पेंडिंग है। कल एक और मध्य प्रदेश में जो भोजशाला है, उस मामले में भी एक याचिका दायर हो गई, वहां पर भी कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, और भला हो इस हाईकोर्ट का, अगर हाईकोर्ट ने भी इस याचिका में नोटिस जारी कर दिया होता तो ताजमहल पर विवाद और गहराता ही जाता। तो ये चीजें हैं जो एक के बाद एक चीजें हो रही हैं आशा। इसको मैं बार बार एक बात और कह रहा हूं कि अयोध्या मामले में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अयोध्या विवाद के बाद, आपको जोड़ते हुए जो प्रभाकर ने गिनवाया, ये तब हो रहा है जब हमारी अदालतों पर वैसे ही इतना ज्यादा काम का बोझ है, वैसे ही लाखों की तादाद में मामले लंबित है, ये तब हो रहा है एक के बाद एक। और अगर एक ही सरकार के कार्यकाल में ये चीजें एक के बाद एक आती हैं तो जाहिर तौर पर प्रश्न उठेगा। और फिर इस पर क्या स्पष्ट नजरिया क्या हमारी जो अदालतें हैं उनका भी नहीं होना चाहिए? ऐसे मसलों को हमें कितना कंसीडर करना है? अच्छा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल जी, उनकी बात भी अधूरी रह गई थी, और ये सवाल अगर विशाल जी आपने सुनी हो उस पर बात पूरी कीजिए। कुछ टेक्निकली इशू आ गया था, लेकिन जो मैं कह रहा था जी, कि भारत में संविधान का शासन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो बस मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे थे, एक तरफ तो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं,
और दूसरी तरफ उसी संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायपालिका है, वो उसका जो है ऑर्डर है कि हाँ सर्वे होने दीजिए, तो हम सर्वे नहीं होने देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर छिपाना क्या है? इसका मतलब कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप छिपाना चाह रहे हैं। लेट द सर्वे हैपेंस, होने दीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने चीजें आ जाएंगी। तो देखिए, लेकिन बात क्या है यहाँ पर, और दूसरी बात जो आपने कहा था कि ये जो है लगातार ये क्या चल रहा है, मतलब 2024 तक ऐसा कुछ शायद आपने कहा था। तो देखिए, अगर आज कभी भी यदि ऐतिहासिक भूल को सुधारा जाता है तो क्या गलत होता है? हमें इतिहास क्या और खास तौर से तब नहीं, इस इतिहास को कुरेद कर भला किसका हो रहा है विशाल? हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों से जुड़े हों तो इसमें इस इतिहास को कुरेद कर विशाल जी भला किसका हो रहा है, ये भी समझाइए जरा। अगर वैमनस्यता नहीं फैल रही, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम आज एक बड़ा विषय इस देश में नहीं बन गया है, तो इसके अलावा और क्या भला हुआ है, बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए कि हिंदू मुस्लिम की बात कौन करता है? बार बार हिंदू और हिंदुत्व को लेकर सवाल कौन उठाता है? वो जो आप जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो बात करता है। हिंदुत्व तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। हिंदू कोई जाति पंथ संप्रदाय तो है ही नहीं। हिंदुत्व तो भारत की राष्ट्रीयता है, लेकिन नहीं, ये यही भ्रम क्रिएट किया जाता है कि नहीं, इसको एक जाति, एक पंथ, एक संप्रदाय से जोड़कर, जब इतनी विविधताओं को साथ लेकर चलने वाला पूरी दुनिया में अगर कोई एक विचार है, ये कैसा साथ है? यही तो चीज बचती नहीं विशाल जी, ये कैसा साथ है कि आप एक के बाद एक कहते हैं ये तुम्हारी जमीन नहीं, यहाँ से हम तुम्हें बेदखल करते हैं, ये कैसा साथ है? बताइए। अब ये अभी आपने देखा होगा जो पत्थरबाजी हुई है रामनवमी के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन, ये उसमें एक नया मैंने देखा न्यूज चैनल पर एक नया नैरेटिव कि नहीं ये मुस्लिम एरिया है, यहां से जुलूस निकल क्यों रहा था। ये इस प्रकार की बातें, अब भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जाता राष्ट्र है। तो अब उसको भी अब ये एरिया वाइज एरिया में बांटने की बात कि यहां से क्यों निकल रहा था। तो ये सारी बातें कहां से आती हैं? ये कहीं ना कहीं अलगाववाद की सोच से आती है। और हिंदुत्व तो अलगाववाद की बात करता ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना, तमाम मत पंथ विविधताओं को साथ लेकर जो चलने का एकमात्र दुनिया का विचार है वो हिंदुत्व का विचार है। तो ये अलगाववाद 2014 के बाद अचानक से कैसे पनपने लग गया? विशाल जी, इस सवाल का जवाब दीजिए जो लोग आपसे जानना चाहते हैं। देश में बीजेपी की सरकार आने के बाद आखिर ऐसे मसले कैसे हावी होते चले गए एक एक करके? अच्छा, अब इसका एक दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके पहले के क्या ये कोई नई घटना तो है नहीं? क्यों जानबूझकर इतिहास पर पर्दा रखा गया? क्यों जानबूझकर सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान किया गया? क्यों जानबूझकर आस्थाओं का मजाक बनाया गया? आप बताइए, किस प्रकार से बयान दिए जाते थे कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है? मतलब बताइए, अब आप बताइए मुझे कि इस प्रकार के बयान, इस प्रकार की बयानबाजी, ये क्या दर्शाता है? ये साफ साफ दर्शाता है कि इन बातों का, आस्थाओं का, हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का, हमारे सनातन संस्कृति का को महत्व दिया ही नहीं गया। तो जब महत्व दिया जाएगा, जब एक नई वेव ऑफ जो है बिलोंगिंगनेस आएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग सवाल करेंगे और लोग जानना चाहेंगे कि वास्तविकता है क्या। आप मुझे बताइए, कौन नहीं जानता कि 1669 में औरंगजेब ने मुगलिया फरमान जारी करके इतने मंदिरों को तोड़ने का सवाल इस प्रकार के ज्यादा हो रहे हैं जो पहले, इससे पहले नहीं थे। 2014 के पहले प्रभाकर भी शायद पॉइंट जोड़ना चाहते हैं इसमें, लेकिन संजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बीच प्रभाकर, ठीक, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। अल्पसंख्यकों का पहला संजय जी, बयान दिया जाता था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, आखिर जब वो हमारे पास है तो उसके बाद ऐसे विवादों की जमीन कहाँ रह जाती है? इस पर अदालत का कोई स्पष्ट नजरिया क्यों नहीं आता? एक मसले को आप कंसीडर करते हैं, एक मसले को आप सीधा सीधा खारिज कर देते हैं। नहीं आशा जी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 है, वो इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए किया गया था। उस वक्त पार्लियामेंट ने पास किया है। कोई ये मेरा, आपका या विशाल जी का बनाया हुआ एक्ट नहीं है। हमारी पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था और उस एक्ट में बड़े स्पेसिफिकली कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से में जो यथास्थिति रिलीजियस प्लेसेस की थी उसको बरकरार रखा जाएगा, उसको कोई छेड़ेगा नहीं। और अगर उसको कोई छेड़ने का प्रयास करेगा तो सेक्शन 6 में 3 साल से अधिक की सजा भी हो सकती है। मेरे भाई विशाल जी, अब ये बात देखिए, यही तो एक इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है। ये हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है, हम सबको इकट्ठे रहना है, हम सबको इस देश को आगे बढ़ाना है।
तो ये तभी संभव है अगर हम इस तरह के छोटे छोटे द्वंद्वों में, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में लगे रहेंगे कि ये मेरा रिलीजियस प्लेस है, ये आपका रिलीजियस प्लेस है। वंस फॉर ऑल इन चीजों से हमको अब ऊपर उठने की आवश्यकता है। देश को अगर आगे बढ़ाना, ये मेरा अपना विशाल जी, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ये हिंदू धर्म ही तो कहता है। यही हिंदू धर्म की विशेषता रही है। अब अगर आप यही तो जल्दी से जवाब दीजिए। दूसरा स्वरूप विशेषता है कि जरूर ये कह सकते हैं कि संजय जी, विशाल जी से जवाब ले लो, फिर प्रभाकर के पास मुझे जाना है।